हमारे भारत में, ये सबसे पहले तो ये समझते हैं मौलिक अधिकार किसको बोलते हैं। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट कहते हैं, ऐसे अधिकार जिनके बिना मनुष्य जो है सम्मान पूर्वक नहीं जी सकता। तो मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बाद में जुड़ा है। मनुष्य की जो मूल जरूरतें हैं वो पहले कितनी थी? 3 थी, रोटी, कपड़ा और मकान। बाद में क्या हो गया? शिक्षा और स्वास्थ्य भी जुड़ गया। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए यही 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। लेकिन एक और चीज़ है जो सम्मान है ना, आत्मसम्मान, ये भी मनुष्य को जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसी कारण बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं? सुसाइड, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनको आत्मसम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिल पाता किसी कारण। इसी कारण क्या कहा गया है कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान के साथ हमें अगर आत्मसम्मान से जीना है तो 2 चीज़ का जरूरत पड़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य। भाई हम एकदम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मान लो अगर आप जिम जाते हो एकदम तंदुरुस्त हैं तो आप अच्छा फील करेंगे, और अगर आप एकदम पतले दुबले और कमज़ोर हैं तो आप अच्छा फील नहीं करेंगे। दूसरों को देख करके ऐसा लगेगा कि भाई हम कमज़ोर हैं। अगर मान लेते हैं कमज़ोर है लेकिन बहुत टैलेंटेड है, आपका सम्मान है समाज में कि हाँ भाई ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, तो उसका भी क्या है? एक प्रकार से आत्मसम्मान है। मतलब मान सम्मान बहुत जरूरी है जीने के लिए। इस कारण क्या किया गया? बाद में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ा गया। तो मूल जरूरतें हमारी कुछ है, ठीक है। और इसी मूल जरूरतों को बचाए रखने के लिए हमारे संविधान में क्या किया गया है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। मौलिक अधिकार का सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर हमारे भारत में आया था तो कब आया था? 1931 में, है ना। पाकिस्तान का जो क्षेत्र है ना, बड़ा शहर है कराची, अरब सागर से लगा हुआ पोर्ट एरिया है, मतलब समुद्र के किनारे वाला जगह, बंदरगाह वाला इलाका है कराची। तो कराची में 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पहले भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब एक था। तो कराची में क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट सबके सामने रखा था कि भाई मनुष्यों को जीने के लिए एक आत्मसम्मान की जरूरत पड़ती है। मतलब जब हम आज़ाद होंगे तो हमारे नागरिकों को हम क्या करेंगे? मौलिक अधिकार देंगे। देखो हमारे भारत के संविधान को बनाया नहीं गया है ना, हमारे भारत के संविधान को संकलित किया गया है, मतलब इकट्ठा किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं? रामायण और महाभारत पढ़ते हैं। तो रामायण और महाभारत के लेखक तो बहुत जने हैं, तमिल में भी लिखा हुआ है, कन्नड़ में भी लिखा हुआ है, संस्कृत में भी लिखा हुआ है, कई भाषाओं में रामायण और महाभारत लिखा हुआ है। तो उसको क्या किया गया है? आज जो हम रामायण और महाभारत पढ़ते हैं उसमें क्या है? टीवी में जो हम सीरियल देखते हैं क्या है, या आप लोग देखोगे रामायण जो आता है ना, रामानंद सागर का, उसमें देखना जब स्टार्ट होता है ना तो उसमें तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस ऐसा नहीं लिखा रहेगा, या तो फिर वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ऐसा नहीं लिखा रहता। उसमें बहुत सारा नाम लिखा रहता है, तमिल रामायण है ना, कन्नड़ रामायण, मतलब सभी प्रकार के रामायण को इकट्ठा करके एक कॉन्सेप्ट बनाया गया और उससे रामायण सीरियल बनाया गया। तो ये क्या कहलाता है? संकलन। पहले से बना हुआ है, बहुत सारा लोग को इकट्ठा करना, ये संकलन कहलाता है। तो हमारे भारत का जो संविधान है उसका अधिकांश भाग क्या है? संकलित है, निर्मित नहीं है ना, संकलित है। जैसे अंग्रेज जब भारत में थे तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाया था अंग्रेजों ने, तो वो 1935 का भारत शासन अधिनियम को हमने क्या कर दिया? पूरा भारत के संविधान में कन्वर्ट कर दिया। कुछ चीजें थी जैसे कि रॉलेट एक्ट, काला कानून वगैरह था, उसको हटा दिया हमने, लेकिन बाकी सभी चीजों को हमने क्या कर दिया? भारत का संविधान बना दिया उसको। और भारत के संविधान में कुछ और चीजें हमको चाहिए था, जैसे नीति निर्देशक तत्व चाहिए था, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को हमने नहीं बनाया, अमेरिका का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है, और अमेरिका के संविधान के मौलिक अधिकार को हमने अपने संविधान में एडॉप्ट किया। मतलब उस संविधान को अपने संविधान में हमने ग्रहण किया, उससे सीखा, मतलब उसको देख के लिखा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भारत का संविधान का अधिकांश हिस्सा क्या है? संकलित है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार का सबसे पहले कॉन्सेप्ट कराची अधिवेशन में आया था कांग्रेस का, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। हमारा जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा जो मूल संविधान था पहले, इसमें 7 अधिकार हमको दिए गए थे। हमारे जो मौलिक अधिकार जो हमको मिला है, आज हमको 6 मौलिक अधिकार मिला है, पहले हमको 7 मौलिक अधिकार मिला गया। ये जो भारत का संविधान है इसको भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, है ना। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है हिंदी में अधिकार पत्र,
तो इसी संविधान मतलब भारत का जो हमारा संविधान का जो भाग 3 है, मौलिक अधिकार वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं या अधिकार पत्र बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नागरिकों को अधिकार देता है। अधिकार पत्र कोई क्या बोलते हैं? अपन मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैग्ना कार्टा क्या है, ये एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है। तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है। तो भाग नंबर जो हमारा 3 है, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक के आता है, ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार वाला भाग है। इसमें हमको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। जो मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार हमको दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, जब भी संविधान में बदलाव होता है उसको संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 44वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें क्या किया गया था? जो संपत्ति का अधिकार है, इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, उसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था। बाकी अभी भी 6 अधिकार हमारे पास है। चलिए एक एक करके हम उन सारे 6 अधिकार को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम आज बात करेंगे संविधान का भाग 3। ये आता है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक का। टोटल है ना, इसमें देख लो कितने आर्टिकल है, और ये पूरा 12 से 35 तक के जितने आर्टिकल हैं, इसको हम बोलते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट। ये हम बोलते हैं। हमें कितने मौलिक अधिकारों की जरूरत, मतलब हमें आज कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? तो हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। तो पहला है हमारा समानता का अधिकार, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, 6 प्रकार के हमको अधिकार मिले हुए। यहाँ देखिए समानता का अधिकार, हम सभी को समानता का अधिकार, हम सभी समान है, बराबर। डिटेल से देखेंगे अभी इसको, एक एक आर्टिकल पूरा 12 से 35 तक एक एक देखेंगे। ठीक है, देखिए है ना, हमारा समानता का अधिकार मतलब हम सभी समान हैं, बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, ऐसा नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार कि भाई हम सभी स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, किसी के दबाव में रह करके काम नहीं कर सकते। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहले जो जमींदार लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, वो छोटे लोगों का क्या करते थे? शोषण करते थे। आदिवासी लोगों का बताओ इतना शोषण हुआ है, जंगल में रहते थे, उनके जंगलों को काट दिया गया, वहाँ पर क्या कर दिया गया? पूरा जो है अतिक्रमण कर दिया गया। तो भाई जिसका जनजीवन जंगल पर आधारित है, वो बेचारा क्या करेगा? अब वो भी अपना साइड में चुपचाप रह रहा है, लेकिन फिर क्या होता था? जो जमींदार लोग उसके एरिया में रहने के लिए चले गए, उनका शोषण भी कर रहे हैं। इसी कारण तो क्या हुआ? नक्सलवाद का जन्म हुआ है। नक्सलवाद का जन्म कैसे हुआ कि भाई एक समय में क्या होता था? आदिवासियों का बहुत ज्यादा शोषण होता था, और आदिवासी जो लोग होते हैं वो बहुत भोले वाले, सीधे साधे होते हैं। पर जब उसका जरूरत से ज्यादा शोषण हो गया और उसकी सहनशीलता से बाहर हो गया, तो वहाँ पर युवाओं ने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको नक्सलवादी ग्रुप बोलते हैं। अगला आता है हमारा धार्मिक, है ना, स्वतंत्रता। तो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार मतलब ये नहीं है हम सभी को शिक्षा का अधिकार है, ये मतलब आप अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है ना, ईसाई अल्पसंख्यक है। तो ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ये अपना अलग से स्कूल, शिक्षा है ना, शिक्षा मतलब अलग से स्कूल खोल सकते हैं। संस्कृति मतलब अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुछ भी कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखे हो ईसाई लोग क्या करते हैं? अपना रैली वैली निकालते हैं ना, और कोई कार्यक्रम वगैरह करते हैं। तो ये अधिकार संस्कृति का अधिकार है ना, इसको संविधान से मिला हुआ है। एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। तो एक जैसे बच्ची मेरे को कल पूछ रही थी स्कूल में कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, तो भाई मैं उसको समझाया एकदम सामान्य भाषा में कि भाई देखो, अगर आपको चोट लग गया है ना, कहीं नुकसान हो गया, आप चल रहे हैं कहीं पर जो है आपका शारीरिक नुकसान हो गया, कोई आपको चोट लग गया, तो आपके शरीर का रक्षक कौन है? डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करेगा? आपके शरीर की रक्षा करेगा, जहाँ पर चोट लगा है वहाँ मरहम पट्टी करके वहाँ पर उपचार करेगा, ट्रीटमेंट करेगा। वैसे ही हमारे संविधान का रक्षक कौन है? हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट
जैसे हमारे शरीर को चोट लगता है तो डॉक्टर इलाज करता है, वैसे ही अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं पर कोई नुकसान होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय दिलाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, संवैधानिक विचार बोलेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी हमें 5 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं, अगर हमें यहाँ पर कहीं पर कोई क्या मिलता है, थोड़ा सा नुकसान होता है हमें, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उपचार करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, मतलब हमें न्याय दिलाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। एक एक करके इसको देखिए। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, ये आता है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 आर्टिकल आते हैं इसके अंदर। ठीक है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 अलग है ना, इसको बताऊंगा मैं, ये परिभाषा वगैरह से संबंधित है। चालू होता है हमारा मौलिक अधिकार 14 से, तो 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल जो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी देता है हमें। इसके बाद राइट टू फ्रीडम, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, ये 4 आर्टिकल है जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारे, ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये हमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, ये 4 आर्टिकल हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और यहाँ पर देखिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देता है। और आर्टिकल 32, 33, 34 और 35, ये आर्टिकल 4 को है जो हमें संवैधानिक विचारों का अधिकार देते हैं। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आर्टिकल 30 के बाद सीधा 32 आ गया, 31 कहाँ गया, तो यही हमारा क्या था, 7वां मौलिक अधिकार था, जिसको 44वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1978 में क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था 1978 में, है ना। ये हमारा 31वां नंबर का अनुच्छेद था। तो ये जो हमारा संविधान में जो मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 31 है ना, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 मतलब अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का, ये 2 ऐसा आर्टिकल है जो हमको संपत्ति का अधिकार देता था। और ये दोनों अधिकारों को क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इंदिरा गांधी के समय क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। पूरी तरह नहीं हटाया गया, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। और इसको कहाँ भेज दिया, इसको सीधा यहाँ से निकाल करके इसको आर्टिकल 300 में भेज दिया। तो है अभी भी संविधान के अंदर में, लेकिन इसको ऐसा क्यों किया गया, यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया, है यहीं पर, पहले यहाँ पर लिखाता था, अभी यहाँ पर लिखाता है। तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत मतलब आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं, इसको कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण से संबंधित है। मौलिक अधिकार में आप ज्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अभी इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया था। मतलब राजाओं महाराजाओं को जो मिलता था पेंशन, राजा महाराजा अपना हजारों एकड़ जमीन भारत सरकार को दिए थे गरीबों को बांटने के लिए, उनको पेंशन मिलता था जिसको प्रीवी पर्स बोलते थे। तो प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया था 1969 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, संपत्ति का अधिकार ऐसा नहीं कर सकते। तो जब पावरफुल तरीके से जब सरकार में आई दूसरी बार इंदिरा गांधी की सरकार ने, तो उसने क्या किया, आर्टिकल 31 को ही खत्म कर दिया, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ऐसी स्थिति हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल 31 को दिखाते हुए इंदिरा गांधी को कहा था कि आप ऐसे नहीं कर सकते। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया, आर्टिकल 31 को ही खत्म कर दिया। और इंदिरा गांधी कर सकती थी क्योंकि वो बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री थे। अभी तक हमारे भारत में 2 ही पावरफुल प्रधानमंत्री हुए हैं, एक श्रीमती इंदिरा गांधी और एक अभी जो है हमारे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी ना। ये 2 लोग ही सबसे पावरफुल, उस समय भी जब वो प्रधानमंत्री थी ना, तो विश्व की सबसे पावरफुल महिला कहलाती थी। और अभी भी जो प्रधानमंत्री है ये विश्व का सबसे पावरफुल व्यक्ति है वोट के कारण। डोनाल्ड ट्रंप है, मान लो जाए ना, ये अभी जो बाइडन है। हम जानते हैं अमेरिका क्या है, संघ नहीं है, फेडरेशन है। कल मैं बताया था, अगर सभी उसके राज्य टूट जाएंगे तो उसका कोई हैसियत नहीं बचेगा। लेकिन हमारे यहाँ के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, पहले 9 थे 8 हो गए, है ना। गोवा ये हमारा जो दमन एवं दीव है, दादर नगर हवेली एक हो गया है। तो अभी क्या है, ये अलग नहीं हो सकते, उसके अलग हो सकते हैं, हमारे अलग नहीं हो सकते। तो भाई अगर मैं आपको कलेक्टर बना दिया, लेकिन कभी भी आपका पद हट सकता है, भाई आप टेम्परेरी हो, है ना, ऐसे ही।
प्राइवेट टाइप से, ये बोल दिया। लेकिन आपको मैं क्या बना दिया, पटवारी बना दिया, लेकिन सरकारी बना दिया, तो पावर उसके पास ज्यादा होगा ना पटवारी के पास। तो वैसे ही हमारे यहाँ ये जो है परमानेंट ना, मतलब हमारे यहाँ राज्य अलग नहीं हो सकते और वहाँ पर हो सकते, इस कारण ज्यादा पावरफुल व्यक्ति माना गया है इसको, ठीक है, इस सारी स्थिति। तो ये सब चीज आप ध्यान रखना। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं सभी आर्टिकल। तो आर्टिकल जो 14 है हमारा, आर्टिकल 14, चलो थोड़ा पंखा चालू कर देते हैं, तो थोड़ा पंखा। अब देखो, अब ध्यान दो यहाँ पर। अब एक एक करके हम सारे आर्टिकलों को समझते हैं। आर्टिकल 14 से चालू करते हैं। तो हमारा आर्टिकल 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष हम सभी समान हैं। कोर्ट वगैरह, मूवी वगैरह में आप लोग देखे होंगे, कानून की जो देवी होती है वो अपने आंखों में पट्टी बांधे रहती है। क्यों बांधे रहती है, क्योंकि ये हमें आर्टिकल 14 को बताती है कि आर्टिकल 14 जाके पढ़ो, स्टडी विद सिन्हा सर में या तो फिर वीडियो देखो, है ना। वहाँ पर बताया है कि आर्टिकल 14 में क्या है कि कानून के समक्ष सभी समान है। इसी कारण मैं अपने आंख में पट्टी बांधी हुई हूँ। तो एक्चुअल में वो जो कानून की जो देवी है, जो न्याय की देवी है, वो कोई भारतीय देवी नहीं है, वो विदेशी देवी है, पता है। यूनान देश, रोमन साम्राज्य, 11वीं में पढ़े हो, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो साम्राज्य है ना, यूनान या ग्रीस बोलते हैं उसको। तो वहां पर क्या था, एक जैसे हमारे यहाँ इंद्र है ना देवताओं का राजा, वैसे ही यहाँ पर ज्यूस था, वहां पे जो देवताओं का राजा था ज्यूस, है ना। सेम मतलब इंद्र का ही फोटोकॉपी है वो। उस ज्यूस की एक जने बेटी थी, उसका नाम क्या था, डिकी। वो जो डिक्की नहीं है ना, डिकी, तो वो जो डिकी थी ना, वो न्याय देने का काम करती थी। तो इसी कारण उसको न्याय की देवी बना दिया गया, और जहाँ कहीं भी न्याय होता था वहां पर उसका मूर्ति रखते थे, ठीक है। तो ये है डिकी, जो है वही है आज हमारा जो कानून की देवी हम लोग कोर्ट में देखते हैं ना, वही डिकी है जो ज्यूस की बेटी है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है हमको कि कानून के समक्ष हम सभी समान हैं, सभी कानून के समक्ष समान है और कानून सबके लिए समान है, ठीक है। मतलब कानून का सबको समान संरक्षण है, पहला चीज, और कानून के समक्ष सभी समान है, दूसरा चीज। ये 2 चीज बताई है, ठीक है। मतलब विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, 5 आधार पर किसी के साथ हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, 5 आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, है ना, जन्म स्थान, ये बर्थ प्लेस, ये 5 आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि मुंबई वगैरह हम लोग देखते हैं, जो बिहार से लोग आते हैं ना, उन लोग के साथ एक प्रकार से भेदभाव किया जाता है, ये शुरू से होता आ रहा है। तो ये क्या है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर, है ना। इस प्रकार से 5 आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा करना क्या है, संविधान का क्या है, उल्लंघन का जाएगा। आर्टिकल 16 देखिए, आर्टिकल 16 मतलब सरकारी नियोजनों में, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी जो नौकरी है, सरकारी स्कूल में या सरकारी जो हॉस्टल वगैरह है, वहाँ पर किसी के साथ हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। तो सरकारी जगह सबके लिए बराबर होगा, ठीक है। सरकारी नियोजन या लोक नियोजनों में समानता, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत किया गया, मतलब छुआछूत की जो भावना होती है ना मन में थोड़ी सी, उसका अंत किया गया। ये छोटी जाति है, अगर पहले होता था ना, जैसे भीमराव आता है NTV में हमारा, उसमें देखो बहुत ज्यादा दिखाता है छुआछूत। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का बहुत ज्यादा वर्णन है। तो पहले बहुत होता था ऐसे, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, और निम्न वर्ग के लोगों को बहुत दूरी बैठाते थे। जैसे पंचायत भी होता है ना, तो क्या होता है, बड़े लोग ऊपर कुर्सी में बैठते हैं, छोटे लोग नीचे जमीन में बैठते हैं। तो ये क्या है, एक अस्पृश्यता है, तो इसका अंत किया गया है यहाँ पर। लेकिन आज भी ऐसा होता है बहुत जगह, बिहार में या जो झारखंड में और पंजाब में, है ना, खाप पंचायत लगता है। खाप पंचायत मतलब उन लोग का अपना अलग नियम रहता है, किसी का नहीं सुनते हैं ना। किसी को सजा देना है, मारना है मतलब मारना है उसको। जैसे लड़की लड़के दोनों जने भाग गए तो उसको जलाना है मतलब जलाना है सबके बीच में। एक खाप पंचायत कहलाता है। तो वहाँ पर क्या है, ऐसा ज्यादातर होता है, बड़े जाति के लोग ऊपर बैठे रहते हैं कुर्सी में, छोटी जाति के लोग नीचे जमीन में बैठे रहते हैं, है ना, वो चटाई बिछा करके। तो ये क्या है, अस्पृश्यता का अंत किया गया हमारे आर्टिकल 17 में। अगर ऐसा होता है, आप आवाज नहीं उठाते हो अलग बात है, लेकिन अगर आप आवाज उठाते हो तो सरकार आपके साथ है, संविधान आपके साथ है और हमारा सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, ठीक है। तो ये अगला आता है आर्टिकल 18, और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। पहले अंग्रेज लोग बहुत लोगों को उपाधि दिए थे, सर का उपाधि, नाइटहुड का उपाधि, केसरी हिंद का उपाधि मिला था, है ना। तो ये इस प्रकार के कुछ लोगों को अगर उपाधि दे दिया जाए तो अपने आप को स्पेशल समझने लगते हैं, और दूसरा व्यक्ति अरे हाँ ये तो स्पेशल है भाई व्यक्ति, ऐसे वो अपने आप को छोटा समझने लगता है। तो ऐसे में तो स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार का कोई मतलब नहीं है,
अगर भाई एक व्यक्ति को हम स्पेशल बोल रहे हैं, एक को लोकल बोल रहे हैं, तो वो समानता का अधिकार नहीं हो रहा है फिर वहाँ पर। इसी कारण उपाधियों का अंत किया गया कि जब हमारा देश का संविधान बना 26 जनवरी 1950, उसके बाद से किसी को कोई उपाधि नहीं मिलेगा, सब बराबर है। बस दो क्षेत्र में उपाधि मिलेगा, एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक सेना के क्षेत्र में। अगर आप सेना में चले जाते हैं, मान लो जाए कैप्टन है, ब्रिगेडियर है, मेजर है या कुछ भी है, तो अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो भी आप अपने नाम के साथ ब्रिगेडियर ऐसा करके जोड़ सकते हैं, या मेजर या कैप्टन, जो भी आपका पद था उसको आप जीवन पर्यंत जब तक चाहें उसको जोड़ सकते हैं। अगर आप स्पेशल किसी विशेष क्षेत्र में PhD प्राप्त किए ना, PhD की पढ़ाई किए हैं, मतलब विशेष शोध का काम किए हैं, तो वहाँ पर आप अपने नाम के साथ डॉक्टर जोड़ सकते हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर नहीं थे, लेकिन अर्थशास्त्री से बहुत बड़े अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत विशेष काम किए हैं, इस कारण उनके नाम के सामने डॉक्टर लगता था। तो अगर आप क्या करेंगे भाई, डॉक्टर जोड़ेंगे अपने नाम के साथ, जैसे हमारे मोहल्ले में डॉक्टर ओम प्रकाश है ना, तो ये क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में गहन अध्ययन का काम किए हैं। तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष काम करते हैं तो आपके नाम के साथ क्या जुड़ेगा, डॉक्टर, ठीक है। चाहे वो चिकित्सा वाला क्षेत्र में काम करोगे तो भी डॉक्टर जुड़ेगा। अगर आप कॉमर्स के क्षेत्र में पढ़ाई करोगे या आर्ट्स के क्षेत्र में किसी भी विषय में पढ़ाई करते हो, कुछ विशेष काम करते हो, PhD प्राप्त करते हो, तो आपके नाम में डॉक्टर जुड़ेगा, ठीक है। बाकी और कहीं भी कोई भी उपाधि नहीं मिलेगा हमारे देश में। तो विदेशों में देते होंगे उपाधि, हमारे देश में नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरे देश में देते होंगे ना, और दूसरे देश में अगर आपको बुला के उपाधि देंगे तो भी आप नहीं ले सकते। मतलब विदेशों में कोई भी उपहार या कोई भी उपाधि अगर आपको दिया जा रहा है तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के आप उस उपाधि को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में किसी प्रकार का कोई भी उपाधि अलाउ नहीं है। आपको भारत रत्न भी मिलता है, आपको पद्मश्री भी मिलता है, आपको नोबेल प्राइज या ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल मिलता है, तो आप अपने नाम के सामने ऐसा नहीं लिख सकते भारत रत्न, ऐसा कर नहीं लिख सकते। केवल दो जगह आपको उपाधि मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में और एक सेना में अगर आप काम करते हैं ना, सेना में मतलब अपना जीवन देते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ पर क्या है आपको उपाधि मिलेगा, बाकी और कहीं कोई उपाधि नहीं मिलता है, ठीक। तो हमारा ये जो भी पद है बड़ा बड़ा, जो भारत रत्न वगैरह है, पद्मश्री, पद्म विभूषण जो हम लोग बोलते हैं, ये कोई उपाधि नहीं है ना, इसको याद रखते हैं, उपाधि नहीं है, एक सम्मान है कि हाँ भाई ये व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट काम किया। जैसे हमारे यहाँ की तीजनबाई है ना, इसने अपने कला को, अपने लोकल है ना, अपना जो फोक मतलब लोकल है ना, जो ट्रेडिशन था, जो संस्कृति थी, उसको क्या किया, बहुत विश्व स्तर पर सबके सामने लाया, जिससे हमारा नाम उजागर हुआ, देश का नाम रोशन हुआ, उसका उसको सम्मान दिया गया है ना, उसको उपाधि नहीं दी गई, अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। क्योंकि हमारे भारत का जो संविधान है आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है, हर प्रकार की उपाधियों का अंत होगा भारत में, ठीक है, बाकी सिर्फ शिक्षा और सेना को छोड़कर। तो ये है हमारा आर्टिकल 5 आर्टिकल जो कि समानता का अधिकार का वर्णन करता है, और वैसे ही है हमारा फिर 4 आर्टिकल जो कि स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है। हम आर्टिकल 19 को देखते हैं, ये हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन किसमें है, आर्टिकल 19 में, क्लियर है। आर्टिकल 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन है, मतलब हम जो चाहें वो बोल सकते हैं, सही बोलेंगे, ऐसा गलत शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे जिससे क्या है दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मान लो जाए कोई व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं, जबरदस्ती उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं सबके सामने, या यूट्यूब में हम लोग वीडियो डाल रहे हैं गलत तरीके से उसको बोल करके, ये गलत बात है कि भाई आपके पास कोई सबूत नहीं है कि उस व्यक्ति ने गलत किया है और आप जबरदस्ती उसके साथ ऐसा बोल रहे हैं, तो वो व्यक्ति सम्मान पूर्वक नहीं जी पाएगा, डिप्रेशन में रहेगा, हो सकता है वो सुसाइड भी कर ले। तो मतलब उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना, सही बात को बोलेंगे। लेकिन अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री भी अगर कोई गलत काम करता है तो हम उसके लिए भी बोल सकते हैं कि भाई ये गलत काम किया। जैसे कि 1992 में हर्षद मेहता केस आया था, घोटाला हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री का भी नाम उजागर हुआ था, उसका भी नाम उछाला गया था। उस समय कौन थे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव जो थे, उसका भी नाम सामने आया था, है ना। उसके ऊपर वेब सीरीज भी बना है, स्कीम 1920 स्कीम द हर्षद मेहता, ऐसा करके उसके ऊपर जो है एक वेब सीरीज भी बना है। तो ये हमको अधिकार देता है आर्टिकल 19 कि भाई हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग मान लो जाए किसी बड़े व्यक्ति के बारे में बोलेंगे तो कुछ सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा। इसी कारण मीडिया को बनाया गया है। हम कुछ बोलेंगे, हम कुछ देखेंगे, हम कुछ सुनेंगे, उसका कोई महत्व नहीं है। तो हमारा आँख, कान और मुंह के रूप में है ना मीडिया है। हमें कुछ बोलना है सरकार से तो मीडिया बोलती है हमारे तरफ से,
सरकार कुछ काम कर रहा है ना, या संसद में कुछ कर रहा है, लोकसभा में, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन मीडिया वहाँ मौजूद है, जो लोकसभा राज्यसभा टीवी में हमको दिखाता है लाइव प्रसारण यहाँ पर। तो मीडिया क्या है, जनता की आँख, कान और मुंह, इसी के माध्यम से हम सरकार से क्या करते हैं, कन्वर्सेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम अपना समूह बना सकते हैं, हम अपना क्या है समूह बना सकते हैं, लेकिन हथियार वाला समूह नहीं है ना, हथियार नहीं रखेंगे हम वहाँ पर, क्या है हथियार विहीन, बिना हथियारों का समूह बनाएंगे, ये स्पष्ट कहा गया है यहाँ पर। आप कोई समूह बना रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, कोई ऐसा सामान नहीं रखोगे जिससे क्या हो, वहाँ पर आप हमला कर सकते हो सामने वाले को। तो हम अब कुछ भी बात बोल सकते हैं जो सही है, हम अपना समूह बना सकते हैं, समूह को लेकर के कहीं भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जा सकते हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, अगर वो जगह हमको अच्छा लगा तो वहाँ पर रुक सकते हैं, और भाई अगर हम वहाँ पर रुके हैं, हम व्यापार करना चाहें तो वहाँ व्यापार भी कर सकते हैं, कोई हमको रोकेगा नहीं। छत्तीसगढ़ का आदमी है, यहाँ के व्यापार नहीं कर सकता, बिल्कुल वहाँ जाके व्यापार कर सकते हो, इसी कारण तो दूसरे क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ के व्यापार करते हैं ना। और अगला क्या है हमारा, वहाँ पर आप जमीन खरीद सकते हो। ये 7 प्रकार के कुछ हैं जो अधिकार हमको दिए गए हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, समूह बना सकते हो, समूह को लेके कहीं घूमने जा सकते हो, घूमने का जमीन अच्छा लगा जमीन खरीद सकते हो, वहाँ पर व्यापार कर सकते हो, निवास कर सकते हो। ये कुछ अधिकार जो है इसका वर्णन आर्टिकल 19 है। आर्टिकल देखिए 20, आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई गुनाह किया है तो उस गुनाह के लिए उस व्यक्ति को केवल और केवल एक बार सजा मिलेगा, एक ही गुनाह के लिए उस व्यक्ति को बार बार सजा नहीं दिया जाएगा, है ना। मतलब ये क्या है, दोष सिद्ध के संबंध में ये स्वतंत्रता देता है हमें, कि भाई एक व्यक्ति को हमने क्या कर दिया, सजा दे दिया। एक व्यक्ति ने क्या किया, मान लेते चोरी किया या किसी को नुकसान पहुंचाया, उसके लिए 2 साल का सजा है, बाद में क्या है सजा बदल गया, अब 5 साल का सजा हो गया, तो उस व्यक्ति को हम बुलाएंगे नहीं, हाँ भाई तुमको 2 साल का सजा मिला है ना, अभी कानून बदल गया, 5 साल का देना है तो 3 साल और, उस जेल में बंद है, 2 साल का अपना सजा काट रहा है, लेकिन अब कानून बदल गया, 5 साल हो गया, तो उसको जाके बोलेंगे नहीं अब तुम 5 साल 3 साल और रहोगे, 5 साल रहोगे टोटल, ऐसा नहीं बोलेंगे। किसी भी व्यक्ति को एक गलती के लिए केवल एक बार सजा मिलेगा, और अगर एक बार सजा मिल चुका है तो दोबारा उसको नहीं देंगे। मान लो जाए कोई व्यक्ति है, उसको एक बार सजा मिल चुका है ना, 1000 जुर्माना लेकर के उसको छोड़ दिए, लेकिन बाद में क्या है, अब 1 साल का कैद है और 1000 जुर्माना भी है, तो उसको बुलाएंगे नहीं, वो अपना सजा कंप्लीट कर दिया है। तो ये है किसी भी व्यक्ति के दोष सिद्ध के संबंध में स्वतंत्रता, आर्टिकल 20। अब यहाँ पर आर्टिकल 21 ये हमको जीवन का अधिकार देता है, जीने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को हम उसके प्राणों से वंचित नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को अगर प्राणों से वंचित करना है तो विधि में जो प्रक्रिया बताई गई है उसी द्वारा करेंगे। जैसे मान लो जाए कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अप्राकृतिक काम करता है, गलत काम करता है, जैसे आरूसी कांड हुआ था हैदराबाद में, क्या हुआ था, लड़की के साथ गलत व्यवहार, दुराचार हुआ था, है ना। तो अगर कोई अप्राकृतिक एकदम गलत काम करता है या देशद्रोही काम, आतंकवाद से अगर संबंधित है, तो अगर जज वहां पर उसको मौत की सजा सुनाएगा तो विधि द्वारा जो स्थापित की गई है प्रक्रिया, विधि में जो बताया गया है उसके आधार पर ही उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी। जज को लगा है चलो मौत की सजा सुना देते हैं, किसी को भी लगा तो वो नहीं कर सकता, गैर कानूनी। यहाँ तक कि आप खुद आपको अपने प्राणों से वंचित नहीं कर सकते, दूसरा तो आपको मार नहीं सकता, आप खुद अपने आप को भी नहीं मार सकते, ये गैर कानूनी है। आत्महत्या करना क्या है, कानूनन अपराध है, ठीक है, गैर कानूनी काम है। तो किसी भी व्यक्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब उसको उसके प्राणों से वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि उस व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है, यही आर्टिकल 21 है। अब मान लो जाए कोई व्यक्ति एकदम क्या है, किसी एकदम गहरी, एकदम बड़ी बीमारी से ग्रसित है और उसका मरना तय है, लेकिन वो मर नहीं रहा है, वो जीवित है और बहुत ज्यादा वो तड़प रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या है, कोई नियम बना सकती है। कोई व्यक्ति है, उसको भाई उसका मरना तय है, उसको बचाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो जीवित है, तो भाई उसका जीवन का अधिकार, ऐसे करके उसको तकलीफ में रखना ही अच्छी बात नहीं, तो वहां पर हो सकता है कोई नियम बनाया जाए। नहीं तो ऐसे क्या है, विधि नियम बनाएंगे तभी उसको उसके प्राणों से वंचित करेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आर्टिकल ये है हमारा। अब इसी में देखिए आर्टिकल 21 में ही आर्टिकल 21 का जोड़ा गया है।
आर्टिकल 21 में ही क्या किया गया है, हमारा आर्टिकल 21 का जोड़ा गया है और आर्टिकल 21 का में ये देखा गया कि भाई किसी भी व्यक्ति को हमने जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार दिया है, लेकिन वो व्यक्ति मान सम्मान उसको मिलेगा तभी तो जिएगा। अगर उसको मान सम्मान नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगा, या तो फिर उसको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हो सकता है वो गलत तरीके से जिएगा तो भी वो मर जाएगा। तो मतलब शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को जीना कैसे है ये बताता है शिक्षा, जीवन का आधार होता है हमारा जो एजुकेशन है वो। तो हर व्यक्ति को शिक्षा देना क्या है ये बहुत जरूरी था। इस कारण जीवन के अधिकार के तहत आर्टिकल 21 के तहत ही आर्टिकल 21 का कुछ जोड़ा गया बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर ये आर्टिकल 21 को जो जोड़ा गया ये भी संविधान में परिवर्तन किया गया। शुरू जो मूल संविधान था उसमें शिक्षा का अधिकार नहीं था आर्टिकल 21 में, बाद में जोड़ा गया ना। ये शिक्षा और संस्कृति अलग चीज है, अल्पसंख्यकों का है ना। ये सर्व शिक्षा अभियान सबको शिक्षा सबके लिए है बोलते हैं नहीं, वो ये है हमारा। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। तो बाद में जोड़ा गया तो संविधान में संशोधन किया गया। अभी संविधान में संशोधन किया गया तो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था ये और कब हुआ था ये मेरे को बताना, ठीक है, कल बताना, या फिर इसमें क्या करना है वीडियो में कमेंट कर देना। अब देखिए आर्टिकल 22, हमारा आर्टिकल क्या है 22। आर्टिकल 22 क्या बताता है कि भाई ये गिरफ्तारी के संबंध में है। आर्टिकल 22 किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तार नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को अगर हम गिरफ्तार करते हैं सबसे पहले वारंट देना पड़ेगा, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर पुलिस क्या करेगी, जज के सामने प्रस्तुत करेगी। और तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वो व्यक्ति जब जज के सामने जाएगा तो अपना वकील रख सकता है अपने पसंद का। गरीब आदमी अगर वकील नहीं रख सकता तो सरकार उसको सरकारी वकील देगी। ये तीन चीजें ना गिरफ्तारी के संबंध में है। हमारा आर्टिकल जो 22 है ये गिरफ्तारी के संबंध में हमको जानकारी देता है। किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर अरेस्ट कर लिए तो 24 घंटे के अंदर हम क्या करेंगे, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ पर क्या है, इसी के आगे आर्टिकल 22A, आर्टिकल 22B और आर्टिकल AC आगे इसमें और क्या कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हम जज के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उस व्यक्ति को अपने मनपसंद का वकील रखने का अधिकार है। और अगर उसकी हैसियत नहीं है वकील रखने की तो सरकार क्या करेगा, उसको सरकारी वकील देगा। ठीक है, ये तीन बातें क्या कही गई है इसमें आर्टिकल 22 में कही गई है। क्लियर है। और इसके अलावा और कई कानून बने हुए हैं, जैसे कि यही महिला है तो महिला को केवल महिला कांस्टेबल के माध्यम से ये अरेस्ट किया जाएगा, है ना। कोई महिला जो है उसको अरेस्ट करेंगे। सूर्य उदय के बाद या सूर्य उगने से पहले किसी भी महिला को हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते, है ना। बिना वारंट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, बिना वारंट के भी, लेकिन विशेष स्थिति में। जैसे मान लो जाए भाई कोई आतंकवादी अगर किसी एरिया में छुपा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो उसके लिए वारंट लेने की जरूरत नहीं है ना। वो डायरेक्ट उसको जाकर के अरेस्ट किया जा सकता है। और ऐसे कंडीशन में पुलिस नहीं जाती है। ऐसे कंडीशन में ATS मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जाती है ऐसे कंडीशन में, और उन लोग को वारंट वगैरह का जरूरत नहीं होता है। तो ये सारी चीजें कई बार क्या है, पुलिस जो है बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकती है। कोई छोटा मोटा केस है, एकदम छोटा केस है तो उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है, या कोई एकदम बड़ा केस है तो उसके लिए वारंट की जरूरत है। जैसे कि बड़ा केस मतलब आतंकवाद से संबंधित, ऐसे तो वहां पर ATS ही जाएगा, लेकिन पुलिस का भी मदद लेगा, अकेले ATS नहीं जाएगा। पुलिस वहां पर चारों तरफ से घेरा लगाएगा और अंदर में ATS घुसेगा। ठीक है, ये स्थिति है। तो ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि भाई स्वतंत्रता के अधिकार में हमारा आर्टिकल 352 है ना। हमारा जो ये आर्टिकल 352 है इसमें आपातकाल का वर्णन है। जब देश में आपातकाल या इमरजेंसी लगता है तो हमारे मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। हमारा आर्टिकल 19 सबसे पहले समाप्त होता है। जब देश में इमरजेंसी लगेगा ना तो सबसे पहले कौन समाप्त होगा, आर्टिकल 19। आप स्वतंत्र नहीं है, आप स्वतंत्रता पूर्वक कुछ बोल नहीं सकते, आप स्वतंत्रता पूर्वक कहीं घूम नहीं सकते। देखिए आपातकाल लगा था जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटा तो वहाँ जितने बड़े बड़े नेता थे, महबूबा मुफ्ती वगैरह, वो सबको क्या कर दिया गया था, होम क्वारंटाइन, मतलब घर में ही उसको कैद कर लिए उसी के घर में, है ना, जिसको नजरबंद करना भी बोलते हैं। तो ये उनके आर्टिकल 19 को खत्म किया गया। तो जब क्या होता है हमारा ये आर्टिकल, ये हमारा जो 352 है ना, मतलब आपातकाल की स्थिति, जब देश में हमारा इमरजेंसी लगता है तो स्पष्ट कहा गया है वहाँ पर कि भाई जब देश में इमरजेंसी लगेगा तो हमारे मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाएंगे, या तो कम कर दिए जाएंगे या खत्म कर दिए जाएंगे। कुछ समय के लिए कम, है ना, खत्म भी होगा तो कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं।
तो वो क्या कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे हमारे मौलिक अधिकार। और सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार खत्म होता है, जब इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल होंगे। लेकिन दो ठो ऐसा आर्टिकल है जो दो ठो ऐसा हमारा मौलिक अधिकार है जो देश में इमरजेंसी लगने पर भी खत्म नहीं होता। और वो दो ठो आर्टिकल कौन सा है हमारा, 20 और 21। मतलब किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती हम क्या है कोई सजा नहीं दे सकते, दोष सिद्ध के संबंध में अधिकार उसको खत्म नहीं कर सकते। देश में इमरजेंसी लगा, इसी का फायदा उठा करके हमने क्या किया, उसको सजा दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। और किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से भी वंचित नहीं कर सकते। दो आर्टिकल ऐसा है जो कि इमरजेंसी में भी खत्म नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में यहाँ पर दो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 जो है ये बलात् श्रम से संबंधित है, बलात् श्रम। और आर्टिकल 24 जो है ये बाल श्रम से संबंधित है, बाल श्रम। बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती किसी से काम कराना, बेगारी कराना, काम करवा लिए पैसा नहीं दिए, बेगारी लगाता है, उसकी इच्छा नहीं है फिर भी जबरदस्ती काम करा रहे हैं, ये क्या कहलाता है, बलात् श्रम कहलाता है। तो इस प्रकार से किसी बेगारी वगैरह या जबरदस्ती किसी से काम जो है हम नहीं करा सकते, है ना, ये हमारे शोषण के अधिकार का उल्लंघन हुआ। वैसे ही आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है, बच्चों से काम नहीं कराना है, क्योंकि बच्चों के लिए क्या है, शिक्षा का अधिकार है, उसको एजुकेशन, है ना भाई, उसको जो है एजुकेशन बहुत जरूरी है उसके लिए। आप उससे जबरदस्ती जो है काम नहीं करा सकते। लेकिन होता क्या है भाई, जैसे मान लो जाए उसके पिताजी नहीं है या माता पिता दोनों का तबीयत बहुत खराब होता है, कोई काम करने लायक है नहीं, या माता पिता कोई नहीं है उसके घर में, या माता पिता है लेकिन काम करने लायक नहीं। अगर माता पिता नहीं है तो अनाथ आश्रम चले जाएंगे, माता पिता है लेकिन वो काम करने लायक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है काम करेगा घर का थोड़ा बहुत, है ना। जैसे एक तमिलनाडु में अभी न्यूज में आया था कि एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या करते हैं, ऑटो चलाता है, उसके माँ बाप अंधे हैं, तो अपने माँ बाप को पहले सब्जी मार्केट भेजता है और उसका सब्जी का ठेला वगैरह सब लगा के उन लोग को दे देता है, फिर वो छोड़ता है उसको और वो ऑटो चलाता है दिन भर। फिर शाम को क्या करता है, ऑटो चलाने के बाद फिर वापस आता है अपने माँ बाप को और सब्जी को सबको रखता है और वो वापस फिर अपने घर जाता है। तो एक घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे तो क्या है, गलत बात है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, उसको ड्राइविंग लाइसेंस उसका बना नहीं है तो अपने जान को भी खतरे में डाल रहा है, दूसरे की भी जान को खतरे में डाल रहा है। ये सरकार को देखना चाहिए, उसके लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए, उनके लिए कुछ योजनाओं का लाभ, सरकार कई प्रकार की योजनाएं निकाली है, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, उनको लाभ मिलना चाहिए उनको, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, इसी कारण तो वो अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर वो बच्चा उसके घर में कोई कमाने लायक नहीं है, काम करने लायक, तो बच्चा जो है छोटे मोटे फैंसी स्टोर में या होटल में या छोटे मोटे दुकान में, खतरनाक जगह पर नहीं, फैक्ट्री वगैरह में नहीं, दुकान वगैरह में वो बच्चा काम कर सकता है। मतलब 14 साल हुआ है उस बच्चे के, 14 साल से ऊपर की आयु का जो बच्चा है वो कहीं पर भी काम कर सकता है, खतरनाक जगह में नहीं काम करेगा, है ना। वो होटल में काम कर सकता है, अपना जो है खर्चा वो निकाल सकता है, खतरनाक जगह को छोड़ दें। जब उसकी एज हो जाएगी 18 साल तो उसके बाद फिर वो कहीं भी काम कर सकता है। 18 साल से नीचे आयु वर्ग के बच्चे को काम में नहीं रखना है ना, ये बाल मजदूरी कहलाता है। फैक्ट्री में देखना लिखा रहता है, हमारे यहाँ कोई बाल मजदूर नहीं है, ऐसा सामने में लिखा रहता है। तो बाल मजदूर मतलब बच्चा काम कर सकता है, 18 साल से छोटा बच्चा, 14 साल से 18 साल के बीच वाला, लेकिन कहाँ पर, खतरनाक जगह में, होटल में काम करेगा, है ना। सामान देना है, प्लेट थोड़ा धोना है, सामान देना है, प्लेट लगाना है, उसके लिए इस प्रकार का सारा काम वो करेगा। ऐसा नहीं कि भाई वो बच्चा है छोटा सा, उसको हमने समोसा तलने के लिए लगा दिया, इसी कारण स्पष्ट कहा है खतरनाक जगह। अब खतरनाक जगह कहाँ पर है वो डिसाइड करेंगे देखकर, बोल दिया फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में तो नहीं लगा है, वो समोसा तल रहा है, ये फैक्ट्री थोड़ी है, लेकिन भाई खतरनाक जगह तो है ना वो। तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब इसके बाद हमारे ये 3 बचा है, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षण संस्कृति और संवैधानिक विचार।